नमस्कार। हाल ही में भारत की इकोनॉमी को लेकर बड़ी जबरदस्त खबरें आई, हेडलाइंस बनी, पर क्या वो हेडलाइंस पूरी कहानी बताती हैं? आज हम भारत के शानदार आर्थिक विकास के इन आंकड़ों के पीछे छिपे कुछ मुश्किल सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हाल ही में ये आंकड़ा सामने आया। भारत ने दूसरी तिमाही के लिए 8.2% की शानदार जीडीपी ग्रोथ दर्ज की। ये नंबर हर उम्मीद से कहीं ज्यादा था और पिछले 1.5 साल में सबसे ज्यादा भी। अब पहली नजर में तो ये एक जबरदस्त आर्थिक कामयाबी की तस्वीर दिखाता है ना? लेकिन कहानी में एक पेच है। जिस समय ये जीडीपी के आंकड़े आसमान छू रहे थे, ठीक उसी समय इंडस्ट्रियल ग्रोथ के आंकड़े कई सालों के सबसे निचले स्तर यानी सिर्फ 0.3% पर थे। तो सोचिए, एक तरफ 8.2% की रॉकेट जैसी ग्रोथ और दूसरी तरफ लगभग ठहराव। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती और कई सवाल खड़े करती है। तो फिर असली कहानी क्या है? हम इन दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों को एक साथ कैसे देखें? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी बहस में एक बहुत बड़ी और अहम आवाज है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की। ये वो संस्था है जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर रखती है और उसने हाल ही में भारत के इन आंकड़ों पर कुछ गंभीर चिंताएं जताई हैं। IMF ने अपने आकलन में साफ साफ कहा कि भारत के जीडीपी आंकड़े अपने उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं थे। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो सीधे सीधे भारत की पॉलिसी बनाने की नींव पर ही सवाल खड़ा कर देता है। IMF ने कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा किया है, जैसे कि जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए आज भी हम 2011-12 का पुराना बेस ईयर इस्तेमाल कर रहे हैं। खर्च और प्रोडक्शन के आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर है। 2019 के बाद से तो राज्यों का डेटा ही गायब है। और तो और महंगाई को एडजस्ट करने का जो तरीका है वो भी ठीक नहीं है। अब ये सुनने में बड़े टेक्निकल शब्द लगते हैं, पर इनका मतलब सीधा सा है कि हम जिस नींव पर अपनी अर्थव्यवस्था को माप रहे हैं वो शायद कमजोर है। चलिए, IMF ने जो एक बड़ी टेक्निकल गड़बड़ी बताई है उसे समझते हैं, जिसे डबल डिफ्लेशन कहते हैं। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जीडीपी की सही तस्वीर समझने के लिए ये बेहद जरूरी है। आसान शब्दों में समझें तो जीडीपी का मतलब है कि आपने जो सामान बनाया उसकी कुल कीमत यानी आउटपुट में से उसे बनाने में आई लागत यानी इनपुट को घटा दिया। डबल डिफ्लेशन का मतलब है कि आप आउटपुट और इनपुट दोनों में महंगाई के असर को अलग अलग एडजस्ट करें। जैसे मान लीजिए आप ब्रेड बनाते हैं, तो आपको आटे जो आपका इनपुट है और ब्रेड जो आपका आउटपुट है, दोनों की कीमतों में बदलाव का अलग अलग हिसाब रखना होगा, क्योंकि दोनों की महंगाई दर अलग हो सकती है। आप जरा इस स्लाइड को देखिए। सही तरीका तो ये है कि आउटपुट और इनपुट को उनके अपने अपने प्राइस इंडेक्स से एडजस्ट किया जाए। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? दोनों को एक ही इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI से एडजस्ट कर दिया जाता है। इससे कैलकुलेशन में गड़बड़ी की बहुत बड़ी गुंजाइश बन जाती है। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप सेब और संतरे दोनों को एक ही तराजू पर तौल रहे हों, जो आपको कभी सही वजन नहीं बताएगा। लेकिन इन टेक्निकल गड़बड़ियों से भी एक कहीं बड़ा मुद्दा है, और वो है भारतीय इकोनॉमी के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से को मापने का हमारा तरीका। एक ऐसा हिस्सा जहां देश के ज्यादातर लोग काम करते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए। भारत के 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, छोटे मोटे कारोबारी। सिर्फ 6% लोग ही संगठित क्षेत्र यानी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, देश की अर्थव्यवस्था का असली हाल तो इन 94% लोगों की हालत से ही पता चलेगा। और यहीं पर सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र का डेटा आसानी से मिलता नहीं, तो उसकी ग्रोथ का अंदाजा संगठित क्षेत्र की परफॉर्मेंस के आधार पर लगा लिया जाता है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि जब बड़ी कंपनियां यानी संगठित क्षेत्र तेजी से बढ़ती हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स कंपनियां, तो वो अक्सर छोटे किराना स्टोर यानी असंगठित क्षेत्र का मार्केट खा जाती हैं। मतलब एक बढ़ता हुआ सेक्टर एक घटते हुए सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो बिल्कुल उल्टी बात होगी। और अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो इस असंगठित क्षेत्र पर एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे हैं। 2016 में नोटबंदी, 2017 में GST और फिर 2020 में कोरोना का लॉकडाउन। इन सब ने इस सेक्टर की कमर तोड़ दी। और इन सब के बाद भी संगठित क्षेत्र को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना और भी ज्यादा गलत हो जाता है। अब इस विश्लेषण को थोड़ा और बड़ा करते हैं।
चलिए डेटा के आसपास के पॉलिटिकल माहौल और एक खास तरह की इमेज बनाने की कोशिशों पर भी नज़र डालते हैं, जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है। सोर्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में डेटा को लेकर एक पैटर्न सा दिखता है। 2011-12 की जीडीपी सीरीज पर शुरू से ही सवाल उठे। एक कमेटी ने पुरानी दरों की जो गणना की उसे खारिज कर दिया गया और एक नया वर्जन लाया गया जिसमें हाल के सालों की ग्रोथ रेट ज़्यादा दिखी। इसके अलावा खपत और बेरोजगारी जैसे ज़रूरी सर्वे के नतीजों को या तो दबाने या फिर देरी से जारी करने के भी आरोप लगे। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? सोर्स में एक कमेंटेटर की ये बात शायद इसका कुछ जवाब देती है कि भारत में एक मजबूत और अच्छी इमेज पेश करना राजनीतिक तौर पर बहुत ज़रूरी माना जाता है, भले ही ज़मीनी हकीकत उससे थोड़ी अलग ही क्यों ना हो। तो इन सब आंकड़ों की बाजीगरी का असल दुनिया पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये सिर्फ अर्थशास्त्रियों के बीच की कोई बहस नहीं है। सोर्स में एक पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के एनालिसिस का जिक्र है, जिसके मुताबिक भारत की असली जीडीपी ग्रोथ रेट जो हमें बताई जा रही है उससे लगभग 2.5 से 3% कम हो सकती है। इसका मतलब है कि जहां हम 8% की ग्रोथ देख रहे हैं वो असल में शायद 5.5% के आसपास ही हो। सोचिए, ये इकोनॉमी के साइज के बारे में हमारी समझ में कितना बड़ा अंतर है। और यहीं पर यह बात साफ हो जाती है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है। अगर सरकार ये मानकर चल रही है कि इकोनॉमी 8% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो उनकी पॉलिसीज भी उसी हिसाब से बनेंगी। लेकिन अगर असलियत 5% की है, तो वो नीतियां गलत साबित हो सकती हैं और इसका सीधा असर बेरोजगारी और आर्थिक संकट जैसी असली समस्याओं पर पड़ता है। अब 2026 में एक नई जीडीपी सीरीज आने वाली है जिसमें बेस ईयर अपडेट किया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नई सीरीज भारत की अर्थव्यवस्था की एक ज्यादा सच्ची और शायद एक अलग तस्वीर पेश कर पाएगी, या फिर आंकड़ों और हकीकत के बीच का ये जो फासला है वो बना रहेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत की आने वाली आर्थिक कहानी लिखेगा।